जिस तरीके से देश में ओवैसी भारतीय जनता पार्टी को जितना फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर ओवैसी की तरह काम कर रहे हैं भाजपा। अखिलेश यादव जी का लहजा देखना, मुझे नहीं लगता पूरे भारत के देश में कोई नेता इतने नर्म लहजे से बात करता है और इतनी अच्छी मुस्कान रख के किसी भी बड़े से बड़े सवाल का जवाब देता है। तो अखिलेश यादव जी को समझने के लिए इन लोगों को बहुत पढ़ने की जरूरत है। बहुत रील्स देखने को मिल जाएगी कि चंद्रशेखर साहब ने किस तरीके से अधिकारी को भड़काया, उसके पीछे बहुत बड़ा एक गाना चलेगा बदमाशी वाला। ऐसी ऐसी चीजें, बड़ी बड़ी गाड़ियों का रेला दिखने का काम किया, उन्हें जनता ने जिताने का काम किया है। लेकिन आप देखिए मेरठ में क्यों नहीं गए वो? मेरठ में 2-3 घटनाएं हुई दलितों के साथ, वहाँ क्यों नहीं गए? उत्तर प्रदेश में आए दिन दलितों के साथ घटनाएं होती हैं। यादव ही एक ऐसे नेता हैं जो आर्थिक रूप से मदद करने का काम करते हैं, वो कहीं जाति और धर्म नहीं देखते। उसके बाद उनका प्रतिनिधि मंडल जाने का काम करता है, उनसे लगातार मिलने लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नहीं है। समझ रहे हैं? तो अखिलेश यादव खानदानी है, उन्हें पता है कि किस तरीके से कैसे बात कर रहे हैं, किससे किस अंदाज में बात करनी है, कौन कितनी मेहनत करके आज उस कुर्सी। नमस्कार, मेरा नाम आनंद है, भारत खबर 24 देख रहे हैं आप। इसमें समाजवादी पार्टी गाजियाबाद के छात्र सभा के जिलाध्यक्ष अंशु ठाकुर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि चंद्रशेखर रावण के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है और ये कैसे देखते हैं कि क्या वो सच में और दलितों की जो लड़ाई है वो मुखरता से लड़ते हैं, उसके पीछे समाज का कल्याण है, भला है या खुद निजी स्वार्थ है, कैसे है? स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, क्या लगता है कि चंद्रशेखर रावण जी जो भी चीज़ें देखते हैं, उनकी गतिविधियाँ जो भी चीज़ें देखते हैं, उसे देख के आपको क्या समझ में आता है? देखिए, बिल्कुल पूरी तरीके से है कि चंद्रशेखर रावण वहीं जाने का काम करते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि चंद्रशेखर रावण इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनके उत्तर प्रदेश में पिच पे बैटिंग करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए मथुरा वाला कांड, आप देखिए जिस तरीके से वो नए लड़कों को जोश में लाने का काम करते हैं, ऐसा लगता है कोई संगठन, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उस तरीके का दल काम करने का काम कर रहा है। आप ये देखिए जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है, ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से विपक्ष को घेरने का काम कर रहे हैं। अगर आप विपक्ष की राजनीति करते हैं, आप एक बड़े समुदाय का आवाज़ उठाते हैं, एक बहुजन की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, तो आप हर जगह जाने का काम करेंगे जहाँ लड़ाई सत्ता से हो। सबसे पहले अगर आप विपक्ष में हैं तो आपकी लड़ाई सत्ता से होनी चाहिए, आपकी लड़ाई योगी आदित्यनाथ से होनी चाहिए, ना कि आपकी लड़ाई अखिलेश यादव जी या मायावती जी के साथ होनी चाहिए। सबसे पहले उनकी दायित्व, उनका कर्तव्य ये बनता है कि वो विपक्ष के सांसद हैं। नगीना से उन्हें जनता ने जिताने का काम किया है। लेकिन आप देखिए मेरठ में क्यों नहीं गए वो? मेरठ में 2-3 घटनाएं हुई दलितों के साथ, वहाँ क्यों नहीं गए? उत्तर प्रदेश में आए दिन दलितों के साथ घटनाएं होती रहती हैं। मैं खुद ठाकुर समाज से आता हूँ, कहीं ठाकुर उन पर अत्याचार करने का काम करते हैं, कहीं ब्राह्मण अत्याचार करने का काम करते हैं, कहीं दलित पर दलित ही अत्याचार करने का काम करता है। लेकिन वो जाते कहाँ हैं? जहाँ मुसलमानों की बात आती है, जहाँ यादवों की बात आती है, या वो देखते हैं कि ये जिस पार्टी ने, जिस व्यक्ति ने जो अपराध किया हो, ये उस समुदाय से आता हो, उस विचारधारा से आता हो या उस जाति से आता हो जो समाजवादी पार्टी के लोग हों, जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ, वहाँ जाने का काम करते हैं, जो कि गलत है। लोकतंत्र में अगर आप विपक्ष की भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं तो आपको सत्ता के खिलाफ सवाल पूछने का काम होना चाहिए। मैं मतलब कहने में गुरेज नहीं करूंगा कि जिस तरीके से देश में ओवैसी भारतीय जनता पार्टी को जितना फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर ओवैसी की तरह काम कर रहे हैं भाजपा के लिए। तो चंद्रशेखर रावण यूपी में दूसरे ओवैसी हैं आप कह रहे हैं? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनकी गतिविधियां ही ऐसी हैं। मान लीजिए अगर वो दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लड़नी भी चाहिए, लेकिन आप दलितों के लिए क्या बड़ा काम, आपने क्या भला कर दिया? बताइए आपने क्या? अरे मायावती जी के बाद दूसरे विकल्प के तौर पर देखे जा रहे हैं, वो लगातार दलित युवा उनके साथ जुड़ रहा है और तमाम चीज़ें वो पहुंचते हैं, बात करते हैं मुखरता के साथ। एक आने वाले समय में दलित के बड़े नेता के तौर पर देखा जा रहा है उनको, समाज को। देखिए दिक्कत है कि सिर्फ युवा जुड़ रहे हैं, उन युवाओं की उम्र देखिए, वो जो नौजवान है जिसमें दलित और मुस्लिम ज्यादा हैं, ये हमने भी देखा है। वो जो युवा हैं, अगर वो भविष्य अपना देखेंगे, आप देखिए कोई अगर हिंदू संगठन देखेंगे या मुस्लिम संगठन देखेंगे जो उग्र टाइप का काम करने का काम करती है, कोई हरा झंडा उठाता है, कोई लाल झंडा उठाने का काम करता है, भगवा झंडा उठाने का काम करता है। तो जिस तरीके से उनकी भाषा है, अधिकारियों की शैली, जिस तरीके से आपने देखा मथुरा में उन्होंने बात करी, ऐसा लगा कि किसी नर्सरी क्लास के स्टूडेंट को हड़का रहे हैं वो, जिस तरीके से अधिकारी से बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता किसी प्रशासन के अधिकारी से इस लहजे में किसी को बात करनी चाहिए। अगर उनकी जगह कोई विपक्ष का नेता होता, आजम खान साहब को देख लीजिए, जेल में पड़े हैं भाई, वो तो कुछ कहते भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे विपक्ष के नेता हैं, इरफान सोलंकी को देख लो, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका जेल में, जिनकी हत्याएं हो गई, जिनका जान चला गया, या बहुत सारे ऐसे और भी समाजवादी पार्टी से भी अलग हटके किसी विपक्ष को नेता को देखिए कि अगर वो पुलिस से आराम से भी बात करता है तो तुरंत उसके खिलाफ मुकदमा हो जाता है। देश में सिर्फ 2 ही ऐसे नेता हैं
जो प्रशासन को और सरकार को कुछ भी कह दे लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। पहले ओवैसी साहब और ओवैसी साहब के भाई जो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के कान पे थप्पड़ मार दे तो पीव निकल जाएगा, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। दूसरे चंद्रशेखर, जिन्होंने अधिकारी से इस लहजे में बात करी, अगर और की होता तो उसे टांग दिया जाता, 24 घंटे में उसकी चार्जशीट तैयार हो जाती कोर्ट में, लेकिन इनकी नहीं हुई। तो इससे साफ पता चलता है कि सरकार के ऊपर सरकार का हाथ इनके ऊपर बहुत हल्का है, यूँ कहें कि सहलाया जा रहा है। अखिलेश जी ने गठबंधन नहीं किया था 2022 में, लगता है कि वो जान गए थे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं या आगे चल के ये नुकसान करेंगे? या देखिए, अखिलेश यादव जी का बहुत बड़ा कद है, बहुत लंबी राजनीति रही है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में शासन करने का काम किया, 5 साल चलाने का काम किया। और अखिलेश यादव वैसे नेता हैं, जबकि सब जानते हैं कि गठबंधन करने में अगर किसी का सबसे बड़ा दिल है तो अखिलेश यादव का है पूरे देश में। आप चाहे कांग्रेस की देख लीजिए, लोकसभा हो, या आरएलडी को देख लो जो भाजपा में चला गया, आज उस पार्टी की 1 सीट की हैसियत नहीं थी, लेकिन अखिलेश यादव जी की वजह से 8 सीटें आई। ये अखिलेश यादव जी की देन। जयंत चौधरी की बताओ, जयंत चौधरी जी को खुद राज्यसभा भेजा। अगर उनकी जगह कोई और पार्टी होती, भारतीय जनता पार्टी होती, कोई और भी पार्टी होती, तो वो अपने परिवार के सदस्यों को, अपनी पार्टी के सदस्यों को राज्यसभा भेजते। लेकिन अखिलेश यादव जी ने गठबंधन का धर्म निभा के जयंत चौधरी जी को राज्यसभा भेजने का काम किया। बहरहाल वो भाजपा में चले गए, इससे कोई बात नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव जी ने चंद्रशेखर को 1 सीट नहीं दी, तो अखिलेश यादव जी की दूरदर्शी सोच थी। उन्हें पता था कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने का काम करेंगे, उनके लिए काम करेंगे, उनके विचारों पर चलने का काम करेंगे, क्योंकि वो विपक्ष को कमजोर करने का काम चंद्रशेखर लगातार करते आ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, पीडीए की बात चल रही है, अखिलेश जी लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीए मान लीजिए पिछड़ा, दलित, है ना, अल्पसंख्यक और आदिवासी महिला, तमाम चीजें हैं जो लोग सरकार से शोषित हैं। बिल्कुल, वो मान लीजिए अगड़े में भी हैं जो शोषित हैं। तो अगर मान लीजिए कि दलित की अगर बात करें तो दलित एक तरह से मान लीजिए चंद्रशेखर रावण है, मायावती जी हैं, अखिलेश जी भी हैं, टारगेट कर रहे हैं दलित वोट बैंक को, एक अच्छा खासा वोट बैंक है। तो अगर दलित का वोट बैंक बढ़ जाएगा तो बीजेपी को फायदा नहीं होगा। यही तो कारण है। आप ये देखिए कि भाई 2024 का अगर चुनाव देखें तो पीडीए ने यही कहे सरकार से जो वर्ग परेशान था, सबसे ज्यादा अखिलेश यादव जी को वोट दिया। पूरे देश में बात करें, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, बेशक सरकार नहीं लेकिन सबसे बड़ी पार्टी है। तो दलितों ने अखिलेश यादव जी पे भरोसा किया। क्यों भरोसा किया? क्योंकि अखिलेश यादव जी उनकी आवाज उठाने का काम करते हैं, दलितों को सबसे ज्यादा टिकट देने का काम करते हैं। इस बार आप देखिए मिल्कीपुर वगैरह का हाल, तो इन्हें पता है, भारतीय जनता पार्टी की डर रही है, क्योंकि 2027 में चुनाव, उन्हें पता है कि अगर इसी तरीके से माहौल रहा, जो पीडीए का वर्ग अगर समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा तो उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर को मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने का काम किया। 2024 के बाद से ज्यादा एक्टिव है चंद्रशेखर साहब, उससे पहले इतना एक्टिव नहीं थे, उससे पहले सिर्फ वो नगीना पे ध्यान देने का काम कर रहे थे। तो ये इससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से ओवैसी ने बिहार में सरकार नहीं बनने दी, राजद की 5 सीट खा गई, उसी तरीके से चंद्रशेखर की पूरा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से समाजवादी पार्टी को कमजोर किया जाए। ये कहीं जो सबसे मजबूत है विपक्ष है, जो कर पाएंगे 2027 में, क्या लगता है कि नहीं कर पाएंगे? पश्चिमी यूपी में अगर नुकसान ले गए, वो पहुंचा गए तो 1 सीट नहीं आएगी। आज का जो बहुजन है, आज का जो दलित है, ये आज की जो पीडीए है, वो इतनी बेवकूफ नहीं है। इसका उदाहरण 2024, उन्हें पता है कि उनकी आवाज कौन उठाएगा, उन्हें पता है उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा, उन्हें पता है उनके बच्चों के लिए शिक्षा की बात कौन करेगा, स्वास्थ्य की बात कौन करेगा, हक और अधिकार की लड़ाई कौन लड़ने का काम करेगा। उन्हें पता है कि समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो उनके लिए आवाज उठाने का काम करती है, उनके लिए शिक्षा की बात करती है, जिसका आपने नजारा 2024 के चुनाव में बहुत सारे दलित लड़के अगर देख रहे होंगे तो वो फिर कमेंट सेक्शन में तमाम चीजें लिखते हैं, वो बुरा मान जाएंगे कि चंद्रशेखर भैया के लिए ऐसे बोले आ रहे हैं। देखिए, मैं उन दलित युवाओं से कहना चाहूंगा, दलित युवा, मुस्लिम है, चाहे तमाम किसी भी जाति के लोग हों, मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों का सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। आप लोग उग्र भाषण देख के, अधिकारियों को हड़काने का लहजा देख के, या टोरा देख के, जो बड़ी बड़ी गाड़ी, आप देखिएगा कि जब वो किसी अधिकारी से बात करते हैं या कहीं रैली निकालने का काम करते हैं, तो उसके बाद का परिणाम नहीं आता कि उस लड़की का दूसरा इन्होंने विवाह करवाया कि नहीं करवाया, इन्होंने कितने पैसे देने का काम किया, उसका घर बनवाया नहीं बनवाया, वो आत्मसम्मान से उस समाज में जीने का काम कर रहा है नहीं कर रहा, ये तमाम चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन आपको ये वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, सोशल मीडिया पे रील्स देखने को मिल जाएगी कि चंद्रशेखर साहब ने किस तरीके से अधिकारी को हड़काया। उसके पीछे बहुत बड़ा एक गाना चलेगा बदमाशी वाला, ऐसी ऐसी चीजें, बड़ी बड़ी गाड़ियों का रेला दिखने का काम करेगा आपको। तो जो युवाओं में आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा मुद्दा ये होना चाहिए कि अगर आप किसी समाज की आवाज उठाते हैं, किसी व्यक्ति की लड़ाई लड़ते हैं जो शोषित हो, चाहे सरकार द्वारा हो या किसी समाज के द्वारा हो, तो उसका उत्थान होना चाहिए, बाद में उसके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, सम्मान से जिए, उसके परिवार के लिए शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, उसकी लड़ाई लड़ी जाए। लेकिन वो लड़ाई उसके बाद नहीं लड़ते दिखाई देते चंद्रशेखर। लेकिन अखिलेश यादव ही एक ऐसे नेता हैं जो आर्थिक रूप से मदद करने का काम करते हैं। वो कहीं जाति और धर्म नहीं देखते,
उसके बाद उनका प्रतिनिधिमंडल जाने का काम करता है, उनसे लगातार मिलने का काम करते हैं। तो युवाओं, आपके ऊपर 2-4 मुकदमा हो जाएगा जो सरकारी नौकरी की आप तैयारी करें, क्योंकि ये तो नेताजी हैं, इनके ऊपर तो सरकार का हाथ है, इनके साथ कुछ दुर्व्यवहार नहीं होगा, इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा, लेकिन आप लोगों के ऊपर मुकदमा हो जाएगा, आप लोग जेल जाएंगे, आप लोगों के परिवार छुड़ाने के लिए अपनी जमीन तक बेचने का काम करेंगे और आपकी भविष्य में कोई नौकरी भी नहीं लगेगी। अच्छा, एक और आखिरी सवाल है। अखिलेश जी मान लीजिए सत्ता से 2 बार दूर, 10 साल हो गए, लगभग 2 टर्म हो गए दूर हैं। अखिलेश जी सत्ता से दूर रहने के बावजूद भी जो उनकी भाषा शैली है या विपक्ष के लिए बात करनी हो और तमाम चीज़ें, वो इतनी शांत सौम्य और इतनी अच्छी क्यों रहती है? वो उग्र नहीं होते, तेज गुस्सा नहीं होते, भड़कते नहीं हैं अधिकारियों नेताओं पे इतना क्यों? ये जो शैली अखिलेश पढ़े लिखे व्यक्ति, वो फौरन से पढ़ के आए हैं, उन्होंने सरकार चलाई, उन्हें पता है कि अधिकारी कितने घंटे पढ़ता है, तब जाके कोई व्यक्ति कितने घंटे पढ़ता है तब जाके अधिकारी बनता है। उन्हें पता है कि जनता से किस लहजे में बात करनी है। कहते ना कि तुम्हारा जलवा बता रहा है कि ये नई है, कुछ ऐसी लाइन है। तो यही वाली लाइन है कि ये लोग नए इन लोगों ने चकाचौंध नया देखा है, इसलिए ये भावनाओं में बह जाते हैं। लेकिन जिनके बाप लहजा बता रहा है कि दौलत नहीं, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नहीं है, समझ रहे हैं? तो अखिलेश यादव खानदानी है, उन्हें पता है कि किस तरीके से कैसे बात करनी है, किससे किस अंदाज में बात करनी है, कौन कितनी मेहनत करके आज उस कुर्सी पे बैठा है। बेशक सब सरकार के व्यक्ति हैं, सरकार के कहने पे काम कर रहे हैं, लेकिन सबका निजी जीवन है, सबका निजी संघर्ष है। तो अखिलेश यादव उस संघर्ष को समझने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी का लहजा देखना, मुझे नहीं लगता पूरे भारत के देश में कोई नेता इतने नर्म लहजे से बात करता है और इतनी अच्छी मुस्कान रख के किसी भी बड़े से बड़े सवाल का जवाब देता है। तो अखिलेश यादव जी को समझने के लिए इन लोगों को बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत सीखने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है देश का तो चंद्रशेखर राव एक्सपोज होने क्या नहीं हो ही रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, जनता करेगी एक्सपोज। आपके मेरे जो मेरी बातें हैं, जो आपके युवा देखने का काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं दलित और मुस्लिम लड़के बहुत सारे जुड़े हैं, ये मेरी बात को समझ के खुद इस पर कमेंट लिखने का काम करेंगे, एक्सपोज हो रहे हैं और जनता खुद उनसे धीरे धीरे दूरी बना लेगी। आपने खुद बोला ना कि अच्छा उनकी रैली में भी दिखेगा कि नौजवान युवक उनके साथ है, बड़ा बुजुर्ग 2-4 ही दिखेगा, सारे नहीं दिखेंगे। आज भी बड़े बुजुर्ग अगर जो कोर वोटर हैं तो बहन जी के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है। तो उन्हें पता है क्योंकि वो दूरदर्शी हैं, उन्हें पता है कि चकाचौंध है, कहते हैं ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वही वाली सारी बात है। उन लोगों को पता है कि आपका उत्थान कौन करेगा और वो एक्सपोज हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि जब तक वो सरकार के पिच पे बैटिंग करते रहेंगे तब तक जनता उनसे दूर रहेगी। और इस बार तो नगीना के सांसद बन गए, अगली बार उन्हें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपनी सीट बचाने के लिए भी, और 2027 में उनकी एक सीट भी नहीं आएगी अगर उनका ये हाल रहा तो। चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं? पूरी चर्चा पर अपनी राय देना मत भूलिएगा। और तमाम जो चीज़ें हैं जो चल रही हैं, बयानबाजी, और वो जो इन्होंने एक बात कही कि जो भी जहाँ जाते हैं वो, जहाँ कोई घटना घटती है तो घटना के पहले पहुँचते हैं, मतलब घटना हो जाने के बाद पहुँचते हैं, लेकिन उसके बाद क्या कार्रवाई हुई, क्या वहाँ पर उनको लाभ मिला नहीं मिला, जीवन सुधरा नहीं सुधरा, और वहाँ की स्थिति जी वो बदली कि नहीं मिली, ये तमाम चीज़ों पर बात करने की ज़रूरत है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।